हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एंड मैं जानता हूँ भाई वीडियो फिर से काफी लेट हो गई। खैर अब तो तुम लोगों को आदत होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोग भूल भी गए होंगे कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। तो मैं हूँ ना, मैं याद दिलाता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था यूनो बन जाते हैं द बेस्ट मैजिक नाइट्स ऑफ क्लोवर किंगडम। फिर स्टेज पे आते हैं किंग मोमो जिनकी कोई भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। एंड यहाँ तक कि आस्था भाई तो इनके मुंह पे इनकी बेइज्जती कर देता है। एंड फिर ये किंग सबको बताते हैं रॉयल मैजिक नाइट्स के बारे में। एंड असल में इन लोगों को आई ऑफ द डार्क सन वालों के हाइड आउट के बारे में पता चल गया था कि वो लोग कहाँ पर छुप के बैठे हैं। एंड इसीलिए उनसे लड़ने के लिए विज़र्ड किंग ने प्लान बनाया था कि वो एक टीम बनाएंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट्स की, जिनका नाम होगा रॉयल मैजिक नाइट्स। एंड रॉयल मैजिक नाइट्स को चुनने के लिए ही ये लोग एक सिलेक्शन एग्जाम अब करवाएंगे। एंड इस एग्जाम में सारे के सारे मैजिक नाइट्स पार्ट ले सकते हैं। एंड जो भी जीतेंगे वो बन जाएंगे रॉयल मैजिक नाइट्स टीम का हिस्सा। इसमें सारी की सारी मैजिक नाइट स्क्वाड्स के बहुत सारे मैजिक नाइट्स पार्ट लेते हैं। एंड फिर हम जोरा को देखते हैं जो अकेले जर्क्स को हरा देता है, जो पर्पल और का मैजिक नाइट स्क्वाड का वाइस कैप्टन होता है, जो 5 साल बाद क्लोवर किंगडम लौटा था। एंड फिर जोरा जर्क्स की रोब को उससे छीन लेता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम देने, विज़र्ड किंग। एंड असल में ये भी जा रहा है रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम देने, जबकि ये एक मैजिक नाइट नहीं है। एंड ये ऐसा क्यों कर रहा है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं सारे के सारे मैजिक नाइट्स खड़े होते हैं रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। ओए क्लॉस मिमोसा, हाँ आस्था, हाँ क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है मिमोसा? वो मुझे टमाटर बहुत पसंद है ना, इसलिए। हारने के लिए तैयार हो ना आस्था? वो तो वक्त ही बताएगा यू नो। ओए पास्ता, आज मैं तुमको हरा के रहूंगा, आस्था नाम है मेरा। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जिसने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली थी। अरे कौन हो तुम, और तुमने ब्लैक बुल्स की रोब क्यों पहनी है बे? हाँ मैं फिनरल हूँ यार, तुम दोनों का सीनियर। तुम दोनों गधों के अलावा कोई पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं पहचानेगा। ये कौन है, मैग्मा सेंपाई? और हाँ एक ये भी। एंड फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जिसके सामने उसका भाई सॉलिड आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एग्जाम में आने की नोएल, वापस लौट जाओ। एंड नोएल थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन तभी इसे कैप्टन वर्मिलियन की बात याद आ जाती है। याद रखना नोएल, तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारी मम्मी ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड नोएल पहली बार हिम्मत करके अपने भाई को मना कर देती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स एक साथ खड़े होते हैं। एंड ऊपर से आ जाते हैं विज़र्ड किंग और क्लोवर किंगडम के किंग। स्वागत है आप सबका रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम में। बिना किसी देरी के मैं तुम सबको एग्जाम के रूल्स बता देता हूँ। अब सारे के सारे मैजिक नाइट्स को 3-3 लोगों की टीम में बांटा जाएगा और एक एक मैजिक क्रिस्टल दिया जाएगा। फिर 2 टीमें आपस में लड़ेंगी और जिसका भी क्रिस्टल टूट जाएगा वो हार जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। ध्यान से सुनिए सारे मैजिक नाइट्स, हम जो भी टीम बनाएंगे उसमें एक टीम में एक मैजिक नाइट स्क्वाड का सिर्फ एक मेंबर रहेगा, जिससे आप सारे मैजिक नाइट्स की पावर पता चलेगी और हम लोगों को आप सबकी टीम वर्क स्किल्स और बैटल आईक्यू का पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक मैजिक नाइट में होना बहुत जरूरी है अगर उन्हें आई ऑफ द डार्क सन वालों से लड़ना है। एंड अब टाइम है सारी की सारी टीमों को अनाउंस करने का। एंड फिर विज़र्ड किंग सबको उनकी टीमें बताते हैं। एंड आस्था की टीम में होते हैं मिमोसा और जर्क्स। और जर्क्स वही है जिसको जोरा ने हरा के उसकी रोब छीन ली थी। अरे नहीं, मैं तो आस्था की टीम में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मिमोसा को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये जर्क्स कौन है? एंड तभी जोरा वहाँ पर ऊपर आ जाता है। माफ करिएगा मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं हूँ जर्क्स। एंड फिर जोरा नीचे कूद के आता है और विज़र्ड किंग के कंधे पर हाथ रख देता है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया? विज़र्ड किंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड मार्क्स जोरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जोरा किसी तरह बचता है। फिर मार्क्स दोबारा से जोरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन विज़र्ड किंग मार्क्स को रोक देते हैं। ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विज़र्ड किंग की डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम बहुत बदतमीज हो। नहीं मैंने बताया तो, मैं जर्क्स हूँ, पर्पल ऑर्का का वाइस कैप्टन। एंड क्योंकि असल में जर्क्स बहुत सालों बाद क्लोवर किंगडम लौटा था, इसलिए इसके खुद की स्क्वाड वाले इसको नहीं पहचान रहे होते, सिवाय विज़र्ड किंग और मार्क्स के, जो समझ जाते हैं कि ये जर्क्स नहीं है। लेकिन विज़र्ड किंग पता नहीं क्यों फिर भी जोरा को एग्जाम देने देते हैं। तो तुम हो मेरी टीम में मच्छर। मच्छर किसको बोला तुमने? मच्छर से याद आया, हाथ मिलाओ। एंड आस्था जब जोरा से हाथ मिलाता है तो जोरा आस्था के हाथ पे एक अजीब सा कीड़ा चिपका देता है, जो पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम का सबसे बदबूदार कीड़ा होता है। विज़र्ड किंग सर, मैं इसकी टीम में नहीं रहना चाहता। माफ करना आस्था, लेकिन टीमें अब बन चुकी हैं। एंड फिर विज़र्ड किंग बाकी की भी टीमों को दिखाते हैं। नोएल और यूनो एक टीम में होते हैं, मैग्मा और सॉल एक टीम में होते हैं, लक और क्लॉस एक टीम में होते हैं, फिनरल और लियो एक टीम में होते हैं, और भी कई टीमें होती हैं। मैजिक नाइट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आपका रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम। कॉब जी विज़र्ड किंग सर। एंड फिर कॉब के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम की जगह पर। वाह ये कितना बड़ा है। अब आप सबका एग्जाम स्टार्ट होगा और आप सबकी टीमें एक दूसरे से लड़ेंगी। फिर जीतने वाली टीम दूसरी जीतने वाली टीमों से लड़ेगी और जो टीम
टीम हार जाएगी वो टीम बाहर, और जो भी टीम एक भी राउंड नहीं हारेगी वो बन जाएगी इस एग्जाम की विनर। एंड नोएल देखती है कि उसका पहला मैच ही उसके भाई के साथ था। एंड फिर फिनरल अपने भाई लांग्रिस को देखता है और ये भी इस एग्जाम को देने आया था। एंड फिनरल इससे नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो अपने छोटे भाई को नहीं हरा सकता। एंड आस्था को तो बस इंतजार होता है यूनो के साथ लड़ने का। एंड अब स्टार्ट होता है इन लोगों का रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम। पहली फाइट होती है आस्था की टीम और इन तीनों के बीच। एंड ये सारे लोग भी वहाँ पर आस्था, नोएल, फिनरल, लक और मैग्मा को सपोर्ट करने आए थे जिन्होंने एग्जाम में पार्ट नहीं लिया था, सिवाय यामी सर के जिनका पेट खराब था। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं चीयर कैसे करूंगी और अपने प्रिंस को कैसे देखूंगी। एंड इसीलिए चार्मी जाके विजिट किंग की गोद में बैठ जाती है। एंड फिर स्टार्ट होता है इन दोनों का मैच। आस्था हारना मत, इन तीनों को छोड़ना मत आस्था। एंड फिर हम देखते हैं इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जाओ मच्छर लड़ो। क्या बोला तुमने? आस्था, मेरे हिसाब से अभी हमें प्लान बनाना चाहिए, हमें पता करना होगा कि अपोनेंट टीम का प्लान क्या है। लेकिन तभी अचानक से एक अटैक आके आस्था के क्रिस्टल पर लग जाता है। ये क्या, इतना जल्दी? एंड इन तीनों ने साथ में मिलकर आस्था की टीम के क्रिस्टल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया था, क्योंकि इनकी टीम में एक आदमी था जो इन तीनों की लोकेशन आराम से छुपकर पता कर सकता था और वो इन दोनों की इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। एंड ये दोनों अपने मैजिक को कंबाइन कर साथ में अटैक कर रहे थे। अरे नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मिमोसा, ज़ग्स। अरे एंड तभी आस्था और मिमोसा देखते हैं कि जोरा वहीं पर सो गया था। भाई, ये इसका कोई प्लान है क्या? यकीन नहीं होता, उनकी टीम में एक आदमी सो गया है। अभी टाइम है, तुम दोनों पूरी पावर के साथ अटैक करो। एंड आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी मिमोसा अपना प्लांट मैजिक यूज करती है और इनको भी इन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है। एक हमारे बहुत पास है आस्था, और बाकी दो वहाँ पीछे हैं जिनके पास उनका क्रिस्टल है। एंड तभी दोबारा से इन लोगों का अटैक इनकी तरफ आता है, लेकिन आस्था अपनी की का यूज कर इनके अटैक को रोक देता है। ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, मुझे तो वो अटैक दिखा भी नहीं था। आस्था, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम दोनों को एक साथ मिलकर उन लोगों के क्रिस्टल के पास जाना होगा और उनके क्रिस्टल को तबाह करना होगा। मैं हमारे क्रिस्टल को लेकर तुम्हारे पीछे चलती हूँ और तुम्हें हील करती रहती हूँ, और तुम उनके अटैक को रोकते रहो जब तक हम उनके क्रिस्टल के पास नहीं पहुँच जाते। और जब हम उनके क्रिस्टल के पास पहुँच जाएंगे तब हम मिलकर उनके क्रिस्टल को तबाह कर देंगे। वाह, ये प्लान तो मस्त है मिमोसा, तुम तो कमाल हो। थैंक यू आस्था। एंड फिर ये दोनों अपने क्रिस्टल को लेकर इन लोगों की तरफ भागने लगते हैं। इन लोगों के अटैक को आस्था अपनी स्वॉर्ड से आसानी से रोक दे रहा होता है और अपने क्रिस्टल को बचा रहा होता है। अरे नहीं, लगता है उन दोनों को भी हमारे क्रिस्टल की लोकेशन के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वो लड़का हमारे क्रिस्टल के पास तक पहुंचे, उसके क्रिस्टल को तबाह कर दो। लेकिन कैसे? वो लड़का पता नहीं कैसे हमारे इतने फास्ट अटैक को रोक दे रहा है। एंड तभी ये दोनों भी इनके क्रिस्टल के पास तक पहुंच जाते हैं। एंड मिमोसा अपने प्लांट कैनन फ्लावर मैजिक से इनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये आदमी अपने क्रिस्टल को बचा लेता है। हाँ, मैं हार नहीं सकती, मुझे आस्था की टीम में अभी और रहना है। एंड फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। आखिर अब क्या करें हम? हमें उनके पास जाना चाहिए क्या? नहीं, वो लड़का आस्था, वो हम तीनों को आसानी से अकेले हरा सकता है। हमें दूर से उनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक करना होगा। एंड ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं और इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं कि क्रिस्टल किसके पास है। लेकिन मिमोसा अपने मैजिक से समझ जाती है कि क्रिस्टल इस वाले के पास है। एंड ये दोनों इसकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी मिमोसा देखती है कि इन दोनों ने पीछे से इन्हें घेर लिया होता है। एंड ये लोग पूरी तरह से घिर चुके थे। जल्दी आस्था, हमारे पास टाइम नहीं है, हम घिर चुके हैं। एंड आस्था फुल स्पीड में इसकी तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पता नहीं आस्था का पैर एक मैजिक ट्रैप में फंस जाता है और आस्था के ऊपर एक पॉइजन स्पेल आ जाती है, जिससे आस्था की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। ये कैसा मैजिक है? आस्था, यही मौका है, सब के सब अटैक करो एक साथ। एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड ये तीनों के तीनों इन दोनों के ऊपर अपना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देते हैं। अरे नहीं, ये दोनों हार गए। एंड सबको लग रहा होता है कि ये दोनों अब नहीं जीत सकते, लेकिन तभी जोरा अपनी आंखें खोलता है। एंड इन दोनों के आसपास 3 और अजीब से ट्रैप स्पेल खुल जाते हैं, जिसमें इन तीनों के अटैक अब्सॉर्ब हो जाते हैं। एंड अगले ही पल इन तीनों के अटैक इन तीनों की तरफ ही लौट जाते हैं, वो भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होकर। एंड ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या है। एंड इनके अटैक्स इन्हीं की तरफ लौट जाते हैं और इन्हीं लोगों को लग जाते हैं। इन दोनों का तो गेम बच गया होता है, लेकिन ये वाला अभी भी होश में था जिसके पास इनकी टीम का क्रिस्टल था। एंड फिर हम जोरा को देखते हैं। एंड असल में ये मैजिक ट्रैप स्पेल इसके ही थे। एंड आस्था भी जिस पॉइजन स्पेल में फंसा था वो भी जोरा का ही ट्रैप था। जब तुम इतने वीक हो तो तुम मैजिक नाइट कैसे बन गए? एंड फिर जोरा इनकी टीम के क्रिस्टल को तबाह कर देता है। एंड आस्था की टीम ये वाला मैच जीत जाती है। बहुत अच्छे मच्छर, हमारी जीत का थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। अगर तुम मेरे ट्रैप में ना फंसे होते तो वो सारे तुम पर अटैक ना करते और मेरे दूसरे ट्रैप में ना फंसते। एंड अब आस्था गुस्से में इसको पकड़ लेता है। आखिर तुम अपने टीममेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या फर्क पड़ता है, तुम जीत तो गए ना। और मेरा कॉलर कैसे पकड़ा तुमने? मेरी आंखें। फनी हो तुम मच्छर। एंड असल में जोरा के पास ट्रैप मैजिक होता है, जैसे पॉइजन ट्रैप या फिर ये वाला ट्रैप या फिर ये वाला जिसमें सामने वाले का मैजिक एब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसी की तरफ फिर लौट जाता है 10 गुना ज्यादा ताकतवर और फास्ट होकर। लेकिन कब? आखिर तुमने ट्रैप्स लगाए कब? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। एंड फिर जोरा वहाँ से चला जाता है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओए आस्था, हटो यहाँ से, अब हमारा मैच है। एंड अब मैग्मा और सॉल की टीम का मैच होता है। हाँ, लेकिन आपका तीसरा टीममेट कौन है मैग्मा सेनपाई? मैं हूँ। अरे नहीं। एंड
एंड फिर इन लोगों के पास आता है मिमोसा का सगा भाई किर्श वर्मिलियन। एंड इसको लगता है भाई कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है एंड इसे गरीब लोगों से बहुत ज्यादा नफरत होती है, यहाँ तक कि कॉमनर से तो बहुत ही ज्यादा। मिमोसा, हाँ आस्था, ये पागल मेरा भाई है। एंड मैग्मा और सोल सोच रहे होते हैं कि ये हम किसके साथ फंस गए। इतनी धूप में मैं कहीं काला ना हो जाऊं, मेरी खूबसूरती कहीं कम ना हो जाए। चुप बे, कितना अजीब है तू। मुझे पता है कि तुम मेरी खूबसूरती से जल रहे हो, कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। ओह मिमोसा, मैं कैसा लग रहा हूँ आज बताओ ना। एक गधा चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले भैया, लेकिन वो गधा ही रहता है। चलो मत मुझसे मिमोसा। लेकिन जैसे ही किर्च आस्था को देखता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है। यकीन नहीं होता मेरी बहन को तुम्हारे जैसे बदसूरत और गरीब इंसान की टीम में जाना पड़ा। मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। भैया ये वाला मैच आप जरूर जीतेगा। ओ मिमोसा, तुम कितनी अच्छी छोटी बहन हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बड़ा भाई ये मैच जीत जाए। हाँ, ताकि अगले मैच में मैं और आस्था आपकी बैंड बजा सके। एंड फिर इन लोगों का मैच स्टार्ट होता है। भले ही किर्च थोड़ा सा दिमाग का कम होता है, लेकिन क्योंकि एक रॉयल था तो इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी। एंड ये अपने चेरी ब्लॉसम मैजिक से पूरे के पूरे एरिना को अपने चेरी ब्लॉसम से घेर लेता है एंड अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देता है। एंड इसके चेरी ब्लॉसम्स की वजह से इनके अपोनेंट्स को इनका क्रिस्टल दिख भी नहीं रहा होता, लेकिन इन तीनों को आसानी से इनका क्रिस्टल दिख रहा होता है और मैग्मा और सॉल इनके क्रिस्टल को आसानी से तोड़ देते हैं एंड ये लोग अपना पहला राउंड आसानी से जीत जाते हैं, जिसका मतलब था कि अब आस्था की अगली फाइट इनकी टीम के साथ होगी। तुम्हारा भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मिमोसा, और थोड़ा सा अजीब भी। क्या नाम था तुम्हारा? कीड़े। तैयार हो ना अपने अगले मैच में मसले जाने के लिए? नहीं, मेरा नाम कीड़ा नहीं, मेरा नाम आस्था है। इसके बाद मैच होता है फिनरल और लियो की टीम का। एंड फिनरल क्योंकि आस्था के साथ ट्रेनिंग और फाइट्स में लड़कर बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो चुका था, तो इनकी टीम भी आसानी से फिनरल के टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से जीत जाती है। एंड फिनरल अब सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यकीन नहीं होता ब्लैक बुल स्क्वाड में कितना कमाल का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूजर है। बहुत अच्छे फिनरल सेनपाई। एंड फिर मैच होता है लांगरिस का, जो फिनरल का छोटा भाई था और गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन। एंड पता नहीं क्यों लेकिन इसको फिनरल से बहुत ज्यादा नफरत होती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भैया की असली पावर क्या होती है। एंड ये वाला मैच लांगरिस और सेक्के का होता है। इनके अपोनेंट इनके क्रिस्टल को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयरन बेल के अंदर डाल देता है। एंड जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है, लांगरिस सेक्के की मैजिक बाइट पे बैठ के इनके क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है। एंड असल में इसके पास भी फिनरल की तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक ही होता है, लेकिन ये खुद नहीं टेलीपोर्ट हो सकता, ये चीजों को टेलीपोर्ट करके स्पेस में कहीं पर गायब कर सकता है। एंड ये आसानी से एक बार में इनके आधे क्रिस्टल को बीच से गायब कर देता है। एंड भाई सच में इसका मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होता है, क्योंकि ये अगर चाहे तो इंसानों को बीच से आधा काट के कहीं पर टेलीपोर्ट कर दे, मतलब समझ रहे हो, इंसान खत्म। एंड कई लोग तो ये भी कहते हैं कि लांगरिस कई कैप्टन्स को हराने की ताकत रखता है अगर वो पूरे ध्यान से ना लड़े। एंड क्योंकि ये लोग ये मैच जीत गए होते हैं, इसका मतलब होता है कि अगली फाइट होगी लांगरिस और फिनरल के बीच। मेरे रास्ते में मत आना भैया, वरना मैं तुम्हें खुशी खुशी आज जान से मार डालूंगा। जिसको सुन के फिनरल कुछ भी नहीं बोलता और काफी डर जाता है। एंड अगली फाइट जिसकी होती है उसको देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि खुद एक्वा डियर स्क्वाड का कैप्टन रिल इस फाइट में हिस्सा लेने आ गया होता है। एंड इसके पास ऐसा मैजिक होता है कि जिस भी चीज को इमेजिन कर ड्रॉ करेगा वो असलियत में आ जाता है। ये क्या, अब हमें कैप्टन के साथ लड़ना होगा? हाँ, कैप्टन लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे क्या? नहीं नहीं रिल, सारे के सारे मैजिक नाइट इस एग्जाम में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम आए। एंड फिर हम रिल के बटलर वॉल्टर को देखते हैं, जो मास्टर रिल का केयर टेकर भी होता है। ओ हाय आस्था, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। हाँ, कैप्टन रिल तुम्हारे दोस्त है क्या आस्था? एंड तब ये बटलर आस्था के पास आके उसको चाय देता है। अब मेरे मास्टर रिल के पहले दोस्त हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड फिर हम देखते हैं कैप्टन रिल का मैच स्टार्ट हो जाता है। कुछ प्लान है क्या कैप्टन रिल? नहीं नहीं, तुम लोग यहीं पे रहो, मैं इन लोगों को अकेले हरा के आता हूँ। 2 seconds later. बचाओ मुझे। हाँ, ये सच में कैप्टन है। एंड ये सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिल जब इतना वीक है तो वो एक कैप्टन कैसे है, सिवाय विज़र्ड किंग के, जो रिल की असली पावर को जानते हैं। एंड फिर ये दोनों रिल के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड जैसे ही रिल इनके अटैक को देखता है, इसको ड्राइंग करने का मन करता है। एंड रिल अपनी ड्राइंग से एक फायर और वाटर अटैक बना देता है, जो असलियत में आ जाता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये कैप्टन है तो इसकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये अपने अटैक से इन तीनों को एक ही बार में हरा देता है एंड इनका क्रिस्टल टूट जाता है। एंड इनकी टीम ये मैच जीत जाती है। अगला मैच होता है लक और क्लॉस का। और भाई तुम लोग तो जानते होगे ये कितना मरता है लड़ने के लिए। लक, हमें एक टीम बनाकर सामने वालों को हराना होगा। तुम दोनों बनाओ टीम, मैं तो अकेले उन तीनों की बैंड बजा दूंगा। पागल हो क्या? एंड फिर हम इनकी टीम के तीसरे मेंबर ब्लू रोज नाइट स्क्वाड की मेंबर पूली को देखते हैं। यकीन नहीं होता, एक पागल लड़का, एक चश्मिश, ये कैसी टीम में आ गई मैं। एंड फिर इन तीनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड मैच स्टार्ट होते ही सामने वाले इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। क्लॉस किसी तरह इनके क्रिस्टल को बचाता है एंड ये दूसरा वाला तब तक वहां पर आ जाता है और इनकी क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लक इसके अटैक को किसी तरह
तरह रोक देता है एंड फिर लक इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है एंड क्लॉस अपने अटैक से एक आदमी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये दोनों की दोनों टीम एकदम टक्कर की थी। इसके बाद मुझसे लड़ाई करोगे क्या तुम? पागल हो क्या? और उस क्रिस्टल का ध्यान रखो। ठीक है गाइस, अब हमारे प्लान के मुताबिक अटैक करने का टाइम आ चुका है। एंड तभी पुली इनके क्रिस्टल को लेकर उड़ जाती है एंड अपने एंजल विंग से इन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है। अभी लक इनके क्रिस्टल की तरफ पूरी पावर से चार्ज कर देता है, लेकिन तभी ये आदमी बीच में आ जाता है। तुम्हारे जैसा बच्चा मेरे रहते इस क्रिस्टल को नहीं तोड़ सकता। लेकिन लक एक बार में इसके साथ साथ इनके क्रिस्टल को तोड़ देता है एंड ये लोग भी अपना पहला मैच जीत जाते हैं, जिसका मतलब था कि सेकंड राउंड में लक और रिल आपस में लड़ेंगे। एंड अब टाइम होता है फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच का, जिसमें इस तरफ होते हैं नोएल और यूनो और इधर होते हैं नोएल का भाई सॉलिड और एल्केडोर, जिसको यूनो से बहुत ज्यादा नफरत होती है। अभी भी टाइम है, भाग जाओ नोएल। लेकिन नोएल लड़ने के लिए तैयार थी एंड फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तुम दोनों इसे प्रोटेक्ट करो, मैं उनके क्रिस्टल को तबाह करके आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तभी यूनो देखता है कि ये तीनों की तीनों एक साथ अपने मैजिक को कंबाइन करके इनके पास पहुंच भी चुके थे। अरे नहीं, वो सारे के सारे एक साथ अपने क्रिस्टल को वहाँ सेफली छोड़कर हमारे क्रिस्टल को तबाह करने आ गए। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा नोएल। और तभी इनकी टीम का ये मेंबर इनके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिससे नोएल अपने वाटर बैरियर से अपने क्रिस्टल और अपनी टीम को बचाती है। और तभी यूनो अपने मैजिक से इनके मैजिक वेसल को तबाह कर देता है एंड एल्केडोर अपने सैंड मैजिक से नोएल के वाटर बैरियर को घेर लेता है। अरे नहीं, इसकी सैंड मेरे वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। लेकिन वो तो सही टाइम पर यूनो किसी तरह नोएल और इस क्रिस्टल को लेके वहाँ से निकल जाता है। हमें जल्द से जल्द उनके क्रिस्टल के पास पहुँचना होगा। तुम इस क्रिस्टल का ध्यान देना, मैं उनके क्रिस्टल को तबाह करके आता हूँ। नहीं रुको, तुम हमारे क्रिस्टल का ध्यान दो, मैं उनके क्रिस्टल को तबाह कर दूंगी। एंड यूनो सोचता है कि शायद नोएल सही कह रही है, क्योंकि वो अकेले एल्केडोर और सॉलिड से उनके क्रिस्टल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एंड तभी हम देखते हैं एल्केडोर अपने मैजिक से इन दोनों को पकड़ने वाला होता है, लेकिन यूनो अपने मैजिक से नोएल को उनके क्रिस्टल की तरफ भेज देता है। एंड फिर यूनो तैयार होता है उसके क्रिस्टल को अकेले इन तीनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन सॉलिड को तो नोएल से बदला लेना था, तो वो उसके पीछे निकल जाता है एंड एल्केडोर आ जाता है यूनो के सामने। एंड ये दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड एल्केडोर की आंखों में अभी भी बहुत ज्यादा नफरत भरी होती है। एंड अब जाके हमें पता चलता है कि आखिर एल्केडोर यूनो से इतनी नफरत क्यों करता है। एंड फिर हम एल्केडोर के पास को देखते हैं। 7 साल पहले एल्केडोर एक लड़ाई के बाद मरने की कगार पर था। उसे हर तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था और इसका बचना नामुमकिन था। लेकिन तभी एल्केडोर के सामने गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन विलियम्स आ जाता है, जो एल्केडोर को उस दिन बचा लेता है। एंड उसी दिन के बाद से एल्केडोर के लिए कैप्टन विलियम वांजेंस एक भगवान बन जाता है। एंड फिर इनकी स्क्वाड में आता है यूनो, जिसका सपना होता है विलियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के विज़र्ड किंग बनने का। एंड विलियम्स पता नहीं क्यों, लेकिन यूनो से इनकी स्क्वाड के बाकी लोगों से ज्यादा बात करता है, यहाँ तक कि वो यूनो को उसके नाम से भी बुलाता है। एंड इन्हीं चीजों की वजह से कि एक तो एल्केडोर को यूनो से इतनी जलन होती है कि वो एक कॉमनर है, तब भी कैप्टन विलियम्स उसे एल्केडोर से ज्यादा बात करते हैं। एंड दूसरी की यूनो इसके भगवान विलियम्स को हराकर विज़र्ड किंग बनना चाहता है। एंड इसीलिए एल्केडोर को यूनो से इतनी नफरत होती है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यूनो। एंड एल्केडोर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक माइटी सैंड सोल्जर का यूज करता है। बेल, पीछे जाओ। क्या तुम बिना मेरी पावर किसे हराना चाहते हो यूनो? एंड फिर इधर हम सॉलिड को देखते हैं, जो कंटिन्यू नोएल पर अटैक कर रहा होता है। सॉलिड, क्या कर रहे हो तुम? हमारा प्लान उनके क्रिस्टल को तबाह करने का था। लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मशरूम निकल आता है एंड ये नीचे आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एंड ये असल में नोएल और यूनो के तीसरे टीममेट एन का मैजिक होता है कि वो एक बार जहाँ पर टच कर ले, वो वहाँ पर कभी भी मशरूम उगा सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। एंड फिर इधर हम देखते हैं नोएल और सॉलिड इनकी टीम के क्रिस्टल के पास पहुँच जाते हैं। तुम सोच भी कैसे सकती हो नोएल कि तुम मेरे रहते मेरे क्रिस्टल को छू भी पाओगी? लेकिन नोएल कुछ भी नहीं बोलती। आओ फिर शुरू करे नोएल। एंड सॉलिड की आंखों में देखकर नोएल को उसका पास्ट याद आ जाता है। उसे वो सारी बुरी चीजें याद आने लगती हैं जो सॉलिड ने इसके साथ बचपन में किए थे, क्योंकि इसको भी लगता था कि नोएल की वजह से ही इनकी मम्मी की डेथ हुई थी। प्लीज भैया, उसे कुछ मत करिए, तुम इसे मुझसे नहीं बचा सकती नोएल, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। तुम इस क्रिस्टल को छू भी नहीं सकती नोएल, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। लेकिन तभी नोएल बोलती है नहीं। एंड इसे वो सारी की सारी बातें याद आने लगती है जो इसे कैप्टन यामी, फुगीलियन और वर्मिलियन ने कही थी। नहीं, अब मैं वीक नहीं हूँ और आज मैं आपको उन सारी चीजों की सजा दूंगी जो आपने मेरे साथ किया था। अच्छा, आ जाओ फिर। एंड इधर हम एल्केडोर को देखते हैं, जो यूनो के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक अटैक यूज करने वाला था, लेकिन यूनो बिना बेल की पावर को यूज किए एक बार में इसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक माइटी सैंड सोल्जर को अंदर से तबाह कर देता है। एंड एल्केडोर को यकीन नहीं होता कि यूनो ने इतनी आसानी से उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को रोक दिया। एंड एल्केडोर बस वहीं पर एकदम हक्का बक्का होकर खड़ा रह जाता है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, लेकिन मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एंड इधर हम देखते हैं सॉलिड की हालत खराब हो गई होती है, क्योंकि इसके सामने नोएल खड़ी होती है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल अटैक वाटर ड्रैगन गॉड के साथ। आखिर कैसे
तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्पेल कहाँ से आ गई? याद रखिएगा भैया, अब मैं वो बचपन वाली नोएल नहीं हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। वाटर मैजिक, वाटर ड्रैगन गॉड। एंड नोएल का वाटर ड्रैगन इसके क्रिस्टल के साथ साथ इसकी भी बैंड बजा देता है। एंड नोएल और यूनो की टीम इस मैच को जीत जाती है। एंड यहाँ पर रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है। एंड फिर हम किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यूनो और आस्था दोनों ही फर्स्ट राउंड में पास हो गए थे। अब टाइम है आप सबके सेकंड राउंड का। तो ये रहा तुम लोगों का नया स्टेज। एंड इन लोगों का नया स्टेज एकदम अलग होता है और बहुत ही ज्यादा मस्त होता है। एंड फिर इधर हम चार्मी और यूनो को देखते हैं। बहुत अच्छा लड़े तुम यूनो। थैंक यू। एंड फिर हम जैसे जानते हैं कि अगली फाइट होती है आस्था की टीम और मैग्मा की टीम के बीच। तुम तैयार तो हो ना हारने के लिए कॉमनर कीड़े? आस्था कोई कीड़ा नहीं है भैया, और आज आप हारोगे। ओए आस्था, तैयार हो ना? हाँ मैग्मा सेनपाई। ओए ज़र्क्स, मुझे पता है कि तुमने इस स्टेज पे भी अपने ट्रैप्स बिछाए हैं। इसे ये कैसे पता? अब तुम्हें पता चल ही गया तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे पहले से पता था कि रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम यहाँ पर होगा, इसीलिए कल रात आके मैंने यहाँ पे ढेर सारे ट्रैप्स बिछा दिए थे जिन्हें मैं जब चाहूँ तब एक्टिवेट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये तो चीटिंग है। ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि हम लोग एक दिन पहले यहाँ पर ट्रैप्स नहीं लगा सकते? इसे चीटिंग नहीं, तैयारी कहते हैं मच्छर। वो आस्था जब गुस्सा होता है तो कितना क्यूट लगता है। अच्छा, कम से कम हमें तो बता दो कि तुम्हारे ट्रैप्स कहाँ हैं। नहीं, तुम दोनों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही उन सबको हरा सकता हूँ। तुम दोनों बस इस लड़की के पागल भाई का कुछ इलाज करो। एंड फिर हम देखते हैं इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है, किड्स फिर से पूरे के पूरे एरिना को अपने चेरी ब्लॉसम मैजिक से घेर लेता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वो लोग आते ही होंगे। भैया की ये स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर क्या करें हम? लेकिन अब बारी होती है आस्था भाई की अपना कमाल दिखाने की। एंड पिछली बार की तरह आस्था अपने अंदर अपनी स्वॉर्ड से अपने एंटी मैजिक को भरने लगता है। ये कैसी मैजिकल पावर निकल रही है आस्था के पास से? एक मिनट, ये मैजिक नहीं है। एंड आस्था अपने अंदर बहुत सारा एंटी मैजिक भर लेता है एंड दोबारा से हाफ डीमन फॉर्म में आ जाता है। आस्था अपने हाफ डीमन फॉर्म में ब्लैक स्नेक का यूज करता है और पूरे के पूरे एरिना से किड्स के चेरी ब्लॉसम मैजिक को खत्म करने लगता है। अरे नहीं, ये मच्छर किड्स के मैजिक के साथ साथ मेरे भी सारे ट्रैप्स को खत्म कर रहा है। ये कैसी अजीब सी पावर है? एंड आस्था अपने एंटी मैजिक से पूरे के पूरे एरिना से किड्स के चेरी ब्लॉसम मैजिक के साथ साथ जोरा के सारे ट्रैप्स भी खत्म कर देता है। ओए मच्छर, तुमने जानते हो तुमने क्या किया है? हाँ ज़र्क्स, मैं अच्छे से जानता हूँ मैंने क्या किया है। एंड इधर हम यूनो को देखते हैं। आस्था तो सच में बहुत स्ट्रांग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मुझसे नहीं जीतोगे। आस्था तो दिन पर दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। क्या मतलब? तुम जानते हो तुमने मेरे सारे के सारे मैजिक ट्रैप्स गैप कर दिए। सही कहा, जिसका मतलब है कि अब हम सब साथ में मिलके एक टीम की तरह लड़ेंगे। चलो अब जल्दी से एक प्लान बनाओ ज़र्क्स। उसकी क्या जरूरत है? फिर से अपने डीमन फॉर्म में जाओ और हरा दो सबको। नहीं नहीं नहीं, मैं एक दिन में सिर्फ एक बार अपने डीमन फॉर्म में जा सकता हूँ। चलो अब जल्दी से एक प्लान बनाओ। ये लड़का सच में पागल है। ठीक है, सुनो मेरा प्लान। एंड फिर इधर हम किड्स को देखते हैं जो अकेले इन तीनों को हराने के लिए आ गया होता है। ठीक है, मैं सेंस कर सकता हूँ मिमोसा हमारी क्रिस्टल की तरफ जा रही है। ज़र्क्स उधर है, लेकिन वो कीड़ा कहाँ पर है? उसके पास मैजिक है ही नहीं, इसलिए मैं उसे सेंस ही नहीं कर पा रहा। ओए मिमोसा के भाई, वो रहा कीड़ा। इधर आओ मेरे पीछे, अगर तुम्हारे बम में दम है तो। ये लड़का कितना बेवकूफ है, इसे शायद पता नहीं है कि मैं एक रॉयल हूँ और मैं आसानी से इसके ट्रैप मैजिक को देख सकता हूँ। एंड तभी किड्स अपने चेरी ब्लॉसम क्लोन्स का यूज करता है और जोरा के सारे ट्रैप्स को खत्म कर देता है। अरे नहीं, अब कहाँ बच के जाओगे तुम गरीब कीड़े। एंड किड्स आस्था की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरे ट्रैप में गिर जाता है। अरे मैं इस ट्रैप को क्यों नहीं सेंस कर पाया? क्योंकि ये कोई मैजिक ट्रैप नहीं है गधे, बल्कि ये एक असली ट्रैप है जो इस मच्छर ने खोदा है। क्या? जाओ मच्छर, तुम्हारा शिकार वहाँ नीचे है। एंड फिर अब क्योंकि किड्स के पास कहीं भागने की जगह नहीं होती, इसलिए आस्था भाई इसकी बढ़िया से बैंड बजा देता है। ठीक है, एक तो गया, अब बचे वो दोनों। एंड फिर इधर हम मिमोसा को देखते हैं जो सॉल से लड़ रही होती है। एंड इनका क्रिस्टल असल में सॉल के इसी गोलम के अंदर होता है, लेकिन मिमोसा इसे हरा नहीं पाती और सॉल इसे अपने मड ट्रैप मैजिक में पकड़ लेती है। तुम तो सच में बहुत चालाक हो ज़र्क्स, और तुम सच में एक जानवर हो। मतलब 5 मिनट में इतना बड़ा गड्ढा कोई कैसे खोद सकता है? लेकिन तभी हम मैग्मा को देखते हैं जो भागते हुए इनके क्रिस्टल की तरफ आ जाता है। ओए आस्था, तैयार हो? आ जाइए मैग्मा सेनपाई। ऐसी बात है, तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे इस नए अटैक को रोक के दिखाओ। एंड मैग्मा आस्था के क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है। एंड आस्था इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्मा की फायरबॉल अचानक से गायब हो जाती है एंड आस्था की क्रिस्टल पर लग जाती है। हाँ, ये कैसा अटैक है? ये मेरा नया अटैक है आस्था, डिसअपियरिंग फायरबॉल, जो गायब हो जाती है और अपनी डायरेक्शन खुद ही चेंज कर देती है। ये तो बहुत ही खतरनाक अटैक है। ओए मच्छर, 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए इसको रोक के रखो, तब तक मैं अपना ट्रैप स्पेल तैयार कर लूंगा। ठीक है। एंड मैग्मा दोबारा से आस्था के ऊपर अपने डिसअपियरिंग फायरबॉल से अटैक करता है, जो पास पहुंच के गायब हो जाती है एंड आस्था की क्रिस्टल पर कहीं भी जाकर लग जाती है। आखिर कैसे रोकूं मैं इसे? एंड इधर हम देखते हैं सॉल जमीन के रास्ते
से किड्स के पास पहुंच जाती है और इसे उठा देती है। एंड इधर मैग्मा आस्था के क्रिस्टल को अपने डिसअपीयरिंग फायरबॉल से बस तोड़ ही चुका होता है। लेकिन तभी आस्था समझ जाता है कि अगर उसे मैग्मा की फायरबॉल को रोकना है तो उसे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट कर अपनी की का यूज करना होगा। एंड स्टार्टिंग में तो आस्था को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आस्था फाइनली किसी तरह मैग्मा के अटैक को रोक देता है। अरे हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ, अब आओ मैग्मा सेनपाई। एंड फिर स्टार्ट होती है आस्था और मैग्मा की खतरनाक बैटल। वाओ, मैं भी वहाँ जाकर लड़ना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं किड्स होश में आ जाता है और वो वहाँ पर ऊपर आ जाता है। अरे नहीं, एक अटैक और हमारा क्रिस्टल टूट जाएगा। ओए मच्छर, किड्स को संभालो। एंड आस्था बिना कुछ सोचे किड्स की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी मैग्मा के क्रिस्टल के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन अब तक जोरा का ट्रैप तैयार हो चुका था एंड जोरा अपने ट्रैप को अपने क्रिस्टल के ऊपर लगा देता है। एंड इसका ट्रैप मैग्मा के अटैक को एब्जॉर्ब कर उसको 10 गुना ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग कर मैग्मा की तरफ भेज देता है। एंड मैग्मा बेचारा अपने खुद के डिसअपीयरिंग फायरबॉल अटैक को नहीं रोक पाता एंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। अरे वाह, मेरा अटैक तो कमाल है। एंड इधर हम किड्स को देखते हैं, इसको भी जोरा अपने ट्रैप मैजिक में फंसा देता है। एंड आस्था एक और बार किड्स की बैंड बजा देता है, लेकिन तभी अचानक से सॉल वहाँ पर आ जाती है जो इनके क्रिस्टल को बस तबाह करने वाली होती है। अरे नहीं, लेकिन तभी मिमोसा अपने प्लांट कंट्रोल मैजिक से सॉल के गोलम को अपने कंट्रोल में कर लेती है। एंड सॉल का गोलम इनके क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है, जिसको आस्था तबाह कर अपनी टीम को जिता देता है। ओए ज़ग्स, हम जीत गए भाई, लाओ हाई फाई। भाड़ में जाओ मच्छर, यकीन नहीं होता, एक रॉयल एक कॉमनर से हार गया। एंड फिर इधर हम किड्स को देखते हैं जो समझ गया होता है कि आज तक कोई ऐसा वैसा कॉमनर नहीं है और बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब बारी होती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट की, फिनरल और उसके भाई लांगरिस के बीच। एंड फिनरल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो आज तक अपने छोटे भाई को किसी भी चीज में नहीं हरा पाया था। लेकिन तभी वेनेसा इसके पास आ जाती है और ये सारे के सारे लोग फिनरल को सपोर्ट करने लगते हैं। आप ये कर सकते हो फिनरल सेनपाई। और क्या, अगर तुम आस्था की स्पीड को संभाल सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो फिनरल। एंड अपने टीममेट्स के प्यार और सपोर्ट को देख के फिनरल बहुत खुश हो जाता है और समझ जाता है कि नहीं, वो आज नहीं हार सकता। एंड फिर हम देखते हैं लांगरिस और फिनरल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। आपको लगता तो नहीं है ना भैया कि आप मेरे सामने एक सेकंड के लिए भी टिक सकते हो? लांगरिस, मैं जानता हूँ कि मैं आज तक तुम्हें कभी नहीं हरा पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें हराऊंगा। वो तो अभी पता चल जाएगा भैया। एंड फिर इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लियो, हैमन, मैं हमारे क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम दोनों जाके उनके क्रिस्टल को तबाह करो। एंड तभी हैमन अपने ग्लास मैजिक का यूज करता है और जान जाता है कि उनका क्रिस्टल कहाँ पर छुपा हुआ है। एंड इधर हम लांगरिस और सेक्के को देखते हैं जो फुल स्पीड में इनके क्रिस्टल की तरफ आ रहे होते हैं। एंड फिनरल इन दोनों को उनके क्रिस्टल के पास अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर भेज देता है। एंड फिर इधर हम लांगरिस को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भैया। एंड फिर हम लांगरिस और फिनरल के पास्ट को देखते हैं। फिनरल की मम्मी असल में बचपन में ही खत्म हो गई थी। फिर फिनरल के पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी, जिसके साथ उनका एक और बेटा पैदा होता है, लांगरिस। बचपन से ही लांगरिस फिनरल से हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छा था, चाहे वो लड़ाई हो या फिर पढ़ाई। फिनरल के पास बहुत ही ज्यादा वीक टेलीपोर्टेशन मैजिक था, जिससे वो बस इधर से उधर जा सकता था। लेकिन वहीं लांगरिस के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग अटैक टेलीपोर्टेशन मैजिक था। फिनरल की सौतेली माँ ने कभी भी फिनरल से प्यार नहीं किया और वो हमेशा अपने बेटे लांगरिस की ही तारीफ करती रहती थी। और फिनरल के पापा भी हमेशा फिनरल को बहुत ही ज्यादा वीक होने के लिए डांटते रहते थे और लांगरिस को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। भैया कितना वीक है ना माँ। हाँ लांगरिस, तुम इससे हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो, ये किसी काम का नहीं है, ये कभी भी इस फैमिली का हेड नहीं बन सकता। एंड फिनरल को भले ही अंदर से बहुत ज्यादा दुख होता था, लेकिन फिर भी ये इन सबको अपनी फैमिली की तरह ही मानता था। एंड फिर एक दिन इनके घर में आती है फिनेस, किंग मोमो की सगी भांजी। एंड असल में इनकी फैमिली के अगले लीडर यानी फिनरल या लांगरिस में से जो अगला लीडर बनेगा उसकी इसके साथ शादी होनी थी। हाँ, भैया तो इतना वीक है कि वो इस फैमिली का कभी अगला लीडर नहीं बन सकता, मतलब इसकी शादी मुझसे ही होगी। एंड हाँ, ये बात सच होती है कि लांगरिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और फिनरल बहुत वीक, लेकिन फिनरल बहुत ही ज्यादा काइंड और अच्छा इंसान था। और इसीलिए लांगरिस के मम्मी पापा के अलावा कोई भी लांगरिस को पसंद नहीं करता था, सबके सब फिनरल को ही ज्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि फिनेस को भी फिनरल ही ज्यादा पसंद था और वो इससे ही शादी करना चाहती थी। एंड इसीलिए लांगरिस को फिनरल से बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। उसे समझ में नहीं आता था कि जब फिनरल इतना ज्यादा वीक है तो सब आखिर उससे लांगरिस से ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। एंड चाहे लांगरिस जितनी भी बुरी तरह से फिनरल के साथ बर्ताव करे, वो हमेशा वापस एक अच्छे बड़े भाई की तरह आ जाता था। एंड लांगरिस को समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों फिनरल उससे नफरत क्यों नहीं करता है। लेकिन फिर एक दिन फिनरल से और ज्यादा नहीं सहा जाता और वो पता नहीं क्यों लेकिन अपनी फैमिली को छोड़कर भाग जाता है एंड ब्लैक बुल्स ज्वाइन कर लेता है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भैया, आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा बेहतर हूँ। एंड फिर हम देखते हैं लांगरिस फिनरल के पास पहुंच जाता है। सामने से हट जाओ भैया अगर तुम मरना नहीं चाहते। एंड लांगरिस अपने अटैक टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है एंड फिनरल के क्रिस्टल को बीच से काटने वाला होता है। लेकिन तभी फिनरल भी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और लांगरिस के अटैक को रोक देता है। ये क्या, मैं जानता था जब दो टेलीपोर्टेशन मैजिक आपस
आपस में टकराते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। वाह, मैं जिंदगी में पहली बार टेलीपोर्टेशन मैजिक वर्सेस टेलीपोर्टेशन मैजिक देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लांग्रेस, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। एंड इधर हम लियो और हैमन को देखते हैं जो इनके क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी फ्रैजिल इन दोनों के ऊपर अपना स्नो स्लीप मैजिक यूज कर देती है, जिससे हैमन वहीं पर उसी समय सो जाता है। तुम मेरे इस मैजिक के सामने नहीं टिक सकते, अब चुपचाप सो जाओ। तुम शायद जानती नहीं हो, लेकिन ये अटैक मेरी दीदी की ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है। एंड लियो अपने माना स्किन का यूज करता है और इनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्रैजिल के अटैक की वजह से ये अच्छे से अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और इसका निशाना नहीं लग रहा होता। एंड इधर हम लांग्रेस और फिनरल को देखते हैं। आखिर कब तक भैया, तुम कब तक इस क्रिस्टल को मुझसे डिफेंड कर पाओगे? नहीं, इस बार मैं सिर्फ डिफेंड नहीं करूंगा लांग्रेस। एंड फिर फिनरल अपना एकदम नया और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल होमिंग का यूज करता है। इतना स्लो अटैक जिसको सेक्की आसानी से डॉज कर देता है, लेकिन होमिंग अटैक दोबारा से घूमकर इसी के पीछे आने लगता है। अरे ये होमिंग अटैक है क्या? एंड लांग्रेस सेक्की की गाड़ी से कूद जाता है। ये वीक अटैक मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन असल में ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं होता। ये फिनरल का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जो अपने अपोनेंट का पीछा तब तक नहीं करता जब तक उनको लग नहीं जाता। एंड ये अटैक उन्हें कहीं और जहाँ पर फिनरल चाहता है वहाँ पर अपने आप टेलीपोर्ट कर देता है। एंड फिनरल के इस अटैक से सेक्की बहुत ही गलत जगह टेलीपोर्ट हो गया होता है। लांग्रेस, अब मैं तुम्हारा वो वीक बड़ा भाई नहीं हूँ। वाह, ये अटैक तो कमाल का था। एंड ये सारे के सारे लोग फिनरल की तारीफ करने लगते हैं। लांग्रेस, लियो और हैमन कभी भी तुम्हारे क्रिस्टल को अब तोड़ने ही वाले होंगे। तुम हार चुके हो लांग्रेस। लेकिन तभी पता नहीं लांग्रेस को क्या होता है और वो पूरा गुस्से से पागल होने लगता है। तुम्हें क्या लगता है फिनरल, मेरे लिए ये रॉयल मैजिक नाइट एग्जाम जरूरी है? मेरे लिए तुम्हें सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। किसने सोचा था कि मेरा और तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सेम होगा? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा होमिंग अटैक मेरे होमिंग अटैक के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तुमसे नफरत है फिनरल, नफरत। एंड लांग्रेस के पास से बहुत ही ज्यादा अजीब सी मैजिकल पावर निकलने लगती है, जैसी वेटो के पास से आ रही थी। फिनरल भागो वहाँ से। एंड फिनरल बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो आज नहीं भाग सकता था क्योंकि उसे ये प्रूव करना था कि अब वो वीक नहीं है। लांग्रेस, ये क्या हो रहा है तुम्हें? आखिर क्यों? तुम मुझसे हर चीज में पीछे हो, फिर भी लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? तुम वीक हो, वीक। एंड लांग्रेस अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फिनरल की तरफ छोड़ देता है एंड फिनरल भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लांग्रेस की तरफ छोड़ देता है। लेकिन फिनरल अपने भाई को हर्ट नहीं करना चाहता था। दोनों के ही अटैक एक बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड आपस में टकराने वाले होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि फिनरल का एम लांग्रेस के अटैक को रोकना था, लेकिन लांग्रेस का फिनरल को मारना। इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एंड इधर हम देखते हैं लियो किसी तरह लांग्रेस के क्रिस्टल को तोड़ देता है, लेकिन ठीक 1 सेकंड पहले फिनरल का क्रिस्टल टूट चुका था। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जो लांग्रेस के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। लांग्रेस इस मैच को जीत गया था, लेकिन तब भी लांग्रेस के मन को अभी तसल्ली नहीं मिली थी। वो अपने भाई को और ज्यादा इंजर्ड करना चाहता था और लांग्रेस दोबारा से फिनरल के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ हिलाता, आस्था मैग्मा और लक ने लांग्रेस को घेर लिया था। भाई क्या करना चाह रहे हो तुम? हिल के तो दिखाओ जरा, इसे हम मार डाले क्या? एंड पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड वहाँ पर थी, जिनके रहते लांग्रेस अब एक उंगली तक नहीं लगा सकता था फिनरल को। लेकिन फिनरल की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और विज़र्ड किंग और डॉक्टर ओमेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। आखिर कैसे? तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस जैसे वीक इंसान को मैं अपना भाई नहीं मानता, और तुम अपनी औकात मत भूलो कॉमनर। एंड लांग्रेस आस्था के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसे आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से रोक देता है एंड कहता है इसके बाद मेरी और तुम्हारी ही लड़ाई है लांग्रेस, तब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा। तो आ जाना फिर, मैं तैयार हूँ आस्था। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 17 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आई नो भाई कि मैंने कहा था कि पार्ट 17 काफी बड़ा होगा एंड मैंने बनाया भी था लगभग 50 मिनट का, लेकिन बाकी का पार्ट 17 इतना अच्छा नहीं बना है, तो मेरे को उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पार्ट 17 का पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, जो कि मैं इसी हफ्ते अपलोड कर दूंगा पक्का। लेकिन तब जब इस वीडियो पे 10,000 कमेंट्स आ जाएंगे तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।